देखिए, युवाओं के लिए वाक़ई में अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज जो हिंसाएं हो रही हैं, जो नाइतफ़ाक़ियाँ हो रही हैं, उसके पीछे वजह अल्लामा इकबाल साहब कह के गए थे कि राम के वजूद पे है हिंदुस्तान को नाज, हर शख्स समझता है उनको इमाम हिंद। इस उपचुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक साथ। नौजवान की आप बात तब करेंगे जब आप एजुकेशन की बात करेंगे। पूरी दुनिया में अगर आप लेंगे तो जीएसटी फ्री है किताब वगैरह के लिए, एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर। किताबों पर जीएसटी है, कलम पर जीएसटी है, पेपर पर जीएसटी है। जो एक गरीब बच्चा खरीद सकता है उस पर जीएसटी है। एजुकेशन बेहतर ये होगा कि रिक्शे वाले का भी बेटा स्कूल में जा सके। कैसे जाएगा जब आप जीएसटी लगाएंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। अब आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव, महाराष्ट्र, झारखंड, तमाम जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है अपने वादे पूरे करने के। तो एक तरफ उपचुनाव है जहाँ योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, बटोगे तो कटोगे, तमाम मुद्दे हैं और लोग हैं। लोगों से बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं। लगातार युवाओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कैसे देख रहे हैं, क्या युवाओं के लिए वाकई कुछ किया है? देखिए, युवाओं के लिए वाक़ई में अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और अगर युवाओं के भविष्य के बारे में इस वक्त अगर कोई बात कर रहा है तो वो एकमात्र एक नेता है जिसका नाम है राहुल गांधी। वो सदन से लेकर सड़क तक की हर तरफ सिर्फ युवाओं की बात कर रहा है, बेरोज़गारी की बात कर रहा है, जाति जनगणना की बात कर रहा है। और उन बातों पे वो सिर्फ ध्यान दे रहे हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी। और ख़ास तौर से इसमें भारत एक युवा देश है, इसमें बहुत युवा हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सोच है उस तरीके से युवा काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और राहुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, मोदी जी कहते हैं हमने गुजरात मॉडल ला दिया है, और गुजरात मॉडल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमको उस मॉडल, हम एक देश की बात करेंगे, हम किसी स्टेट की बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा है कि ये देश ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये इस वक्त हमको किसी स्टेट की बात ना करके हमको पूरे देश की बात करनी चाहिए। अगर मैं तो कभी देखिए गुजरात गया नहीं हूँ, साफ बात, और मुझे गुजरात के बारे में मालूम भी नहीं है। मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में मालूम और मुझे पूरे भारत के बारे में क्या मालूम है। उत्तर प्रदेश में जो बात कही है योगी आदित्यनाथ, जो वादे करते हैं, कहते हैं हमने पूरा किया है, राम राज्य ला दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर आप राम जी की अगर बात करें तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। रामराज मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में नहीं आया है, क्योंकि अगर रामराज अगर उत्तर प्रदेश में आएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें जितने युवा हैं सबको रोज़गार मिलेगा, जितने धर्म हैं सब आपस में एक दूसरे की इज्जत करेंगे, जितनी जातियां हैं सारी जातियां बराबर हैं, कोई जाति ऊंची नीची नहीं है, सबको बराबर का हक मिलेगा, सारे मज़हब बराबर हैं, कोई भी किसी चीज़ का इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए। इसको मैं रामराज समझता हूँ, क्योंकि राम जी जो थे वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और वो मतलब उनका जो राज्य जो था उसमें कोई आपस में धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे बंटवारा नहीं था। मतलब जो राम जी का मैसेज था, ये बताना चाह रहे हैं, वो एकता का था। लेकिन आज जो हिंसाएं हो रही हैं, जो नाइतफ़ाक़ियाँ हो रही हैं, उसके पीछे वजह सिर्फ एक सत्ता की लालच, सत्ता तक पहुंचने के लिए निर्दोष लोगों का खून बहाया जाना और साथ साथ भेदभाव, हर जाति और हर मज़हब को लड़ाया जाना, उसकी बिना पर सत्ता तक पहुंचना और सत्ता के गलियारों को जो है लोगों के खून से रंग के आगे बढ़ जाना, बस ये है। क्या 10 सालों में जो बातें मोदी जी ने कही, विकास की बात कही, उसमें कोई सच्चाई नजर आई? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। इन 10 सालों के अंदर हमारा देश बिल्कुल नया देश बन के रह गया। यही वो देश था जहाँ के राम की भी पूजा होती थी और रहीम भी माने जाते थे। लेकिन इन्होंने इस 10 सालों के अंदर लोगों को बता दिया कि राम तुम्हारे हैं और रहीम तुम्हारे हैं, जबकि आज से सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल साहब कह के गए थे कि राम के वजूद पे है हिंदुस्तान को नाज, हर शख्स समझता है उनको इमाम हिंद। ये इकबाल साहब ने बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले कहा था। तो आप इस नफरत के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे तो बटोगे। मैं उनके इस नारे को जो है, अब जनता ने इस बात को मान भी लिया है कि कटोगे बटोगे वाला जो उन्होंने नारा दिया, लेकिन जनता ने उसको दूसरी तरह से लिया
कि अब हिंदू और मुस्लिम कटने और बंटने के लिए नहीं है, एक होने के लिए हैं और एक होकर इनका पूरी तरह से जवाब देंगे। इस उपचुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक साथ है? अब बेसिक मुद्दा तो ये है कि नफरत वालों को हटाओ और मोहब्बत वालों को लेकर आओ। तो क्या लगता है कितना कामयाब होगा, नफरत हट पाएगी? नहीं, बिल्कुल कोशिश तो करना चाहिए और कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं और योगी जी के पास दूसरा कोई पॉइंट है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद नफरत पे बनी हुई है। विकास कर नहीं सकते, एजुकेशन दे नहीं सकते, सामाजिक समरसता की ज़रूरत है। समाज के साथ सभी समाज को मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से शुरू से आगे बढ़ता चला आया, आज इस देश में जितनी एजुकेशन जो बेहतरीन थी, सस्ती थी, मोदी जी आने के बाद सभी एजुकेशन, चाहे लोअर हो चाहे हायर हो, सभी एजुकेशन महंगी हो गई। नौजवान की आप बात तब करेंगे जब आप एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन अच्छी कब होगी? जब एक गरीब का बेटा भी पढ़ने लायक हो। किताबों पर जीएसटी है, किताबों पर जीएसटी है, कलम पर जीएसटी है, पेपर पर जीएसटी है। जो एक गरीब बच्चा खरीद सकता है उस पर जीएसटी है। ये विडंबना कहेंगे आप इस देश की। पूरी दुनिया में अगर आप लेंगे तो जीएसटी फ्री है किताब वगैरह के लिए, एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर किस मामले में बेहतर कर दिया? जब एक गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, आप अपने हिसाब से सिलेबस बदल रहे हैं, इससे एजुकेशन तो बेहतर नहीं होगा। एजुकेशन बेहतर ये होगा कि रिक्शे वाले का भी बेटा स्कूल में जा सके। कैसे जाएगा जब आप जीएसटी लगाएंगे? आप विडंबना कहेंगे कि हीरा तराशने से लेकर के और गहने तक जाने तक 5% जीएसटी है और किताबों पर 18% जीएसटी है। जो किताबें 60-70 में मिलती थी आज 400 में मिलती हैं। आप खुद सोच लीजिए एजुकेशन कहाँ जा रही है। ना इनका काम एजुकेशन में है, ना ये स्वास्थ्य पर कोई इनके ध्यान है। तो जब ये एजुकेशन अच्छी नहीं देंगे, और नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनके उसमें नहीं है, एजेंडे में नहीं है नौकरी दे देंगे, बच्चा पढ़ लिख लेगा, कामयाब हो जाएगा, नौकरी पाएगा, पैसा घर में आएगा तो रोड पे डंडा लेकर के बवाल करने जाएगा नहीं। इनको वो आदमी चाहिए जो हर वक्त खाली बैठा रहे, जिसका दिमाग किसी भी वक्त, कहते हैं ना खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, उसे बहकाना बड़ा आसान होता है। और ख़ासकर बेरोज़गार को बहकाना, चूँकि वो ऑलरेडी टेम्पर रहता है, हल्का सा आप पिन करेंगे वो और टेम्पर हो जाएगा। तो जो जिस तरीके से दंगे वगैरह हो रहे हैं उनका इन लोगों का इस्तेमाल इसी में किया जाता है। मतलब बेरोजगारी फैलाकर, भुखमरी, महंगाई बढ़ाकर इस तरह से इस्तेमाल करना। नहीं, आप खुद देखिए ना, वो कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कोई किस मामले में विश्व गुरु बनेंगे? एजुकेशन में आप पूरी तरीके से फेल हैं, स्वास्थ्य में आप पूरी तरीके से फेल हैं, आप बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, किसानों पर आप लाठियाँ बरसा रहे हैं। आपका नाम हो, आपके पास जितने भी साधन जो गरीबों के लिए मिलने चाहिए, बस आप 80 करोड़ को कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं। ये राशन को कहाँ से मिल रहा है आपको? ये भारत देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने जो हरित क्रांति कांग्रेस ने किया उसकी देन है कि आज इस देश में इतना गल्ला पैदा हो रहा है कि आप 80 करोड़ को दे पा रहे हो। ये तो कहते हैं कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है। लूटा है कांग्रेस ने, लूटा। इस लूटने के बाद भी कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस ने बुनियादी काम जो किया, अभी ये कहीं आप शायद इतना ध्यान नहीं दिए होंगे, बुनियादी काम, हर गांव में प्राइमरी स्कूल, हर दूसरे गांव में मिडिल स्कूल, हर शहर में एक महिला गवर्नमेंट स्कूल, एक बॉयज़ का गवर्नमेंट स्कूल, हर तहसील में एक बालिका विद्यालय। ये काम कांग्रेस ने किया कि बच्चे पढ़ कर के अपनी रोज़गार लेंगे। आईआईटी कांग्रेस ने बनाया, एजुकेशन कांग्रेस, जितने एम्स से लेकर के जितने हॉस्पिटल हर शहरों में, हर ब्लॉकों में आप हॉस्पिटल, इन्होंने क्या किया? कहीं हॉस्पिटल नया बनाया है? अब एम्स बनाया नहीं और उसको दिखा दिया हमने एम्स बनाया है। बिहार में तो देखे होंगे आप, पूरा पानी भरा हुआ, और कह रहे हैं बना दिया। तो ये झूठ और फ्रेब, और उसमें बहुत से पत्रकारगण महोदय भी 80% आज उन्हीं की गाथा गा रहे हैं। एजुकेशन जब नहीं है जिस देश में स्वास्थ्य सही नहीं है, जिस देश में किसानों के लिए कुछ नहीं है, जिस देश में आपके पास विज़न नहीं है नौकरी के लिए, आप वहाँ कैसे तरक्की की बात कर सकते हैं? और जिस तरीके ये कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है, तो अभी आपका मैं सुन रहा था, आप एक बात कह रही थी कि हिंदू खतरे में है। तो जब देश सुरक्षित हाथों में है 11 साल से, तो हिंदू खतरे में कैसे है? अगर हिंदू खतरे में कैसे है? हाँ, आप भी खतरे में हो सकते हो, ऐसा नहीं है, आप खतरे में होंगे। हिंदू खतरे में कैसे है अगर आपकी गवर्नमेंट है?
प्राइम मिनिस्टर हिंदू, सभी प्रदेशों का एक सिंगल ये छोड़ भ्रम करके। क्यों फैलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे अब में आपके पास कोई चारा नहीं है ना, आपके पास जब विज़न नहीं है किसी का, उसके लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई विज़न नहीं है, तो आपके पास एक ही है कि नफरत फैलाइए। देखिए, बहुत बड़ी बात सर ने बोली है कि जब सब हिंदू हैं तो हिंदू को खतरा किससे है। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है, और शायद यही वजह है जो हिंदू खतरे में है। इस तरह के बयान अगर लगातार सामने आते रहते हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।